Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. I am Divyansha Singh, selected as Deputy Collector in UPCS 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ई-कॉमर्स नेगोशिएशंस एट WTO, and India's non-participation in that e-commerce negotiations at WTO. So this lecture is part of mains classroom program at Synopsis IAS. Regarding more courses, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं synopsisias.in. यहाँ पे आपको बाकी कोर्सेज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक व्हाट आर द ऑप्शनल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड ऑल. You can know about them. So talking about e-commerce negotiations and India's participation in that, right? So recently India has also come up with its draft national e-commerce policy, right? So what is that draft national e-commerce policy? Which department has prepared it? Department for Promotion of Industry and Internal Trade has released the draft national e-commerce policy for public comments, right? And what does it lay down? It lays down कि कौन से important sectors पे it would be touching, what all issues will be addressed, right? So one is the consumer protection, then data privacy, maintenance of level playing field, right? It talks about that individual owns the right to his data. So it also talks about कि data पे अगर आपको उसका एक्सेस लेना है, सो यू ऑल्सो हैव टू टेक एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल, राइट? सो अगर हम ड्राफ्ट नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी के बारे में बात करें जो कि रिलीज़ की गई, उसमें क्या सारे उसके क्या फीचर्स हैं, की पॉइंट्स हैं. सो इट एक्चुअली टचेज अपॉन दीज एरियाज like data privacy, like consumer protection and maintenance of a level playing field. So इसका क्या मतलब है? अगर हम quickly देख लें कि what are the key points in e-commerce policy, draft e-commerce policy. So it talks about कि पहली चीज़ there must be mandatory registration, right? So जितने भी e-commerce entities हैं they have to register with the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. So उनको सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट? और अगर हम ई कॉमर्स एंटिटी की बात करें, ई कॉमर्स एंटिटी क्या होता है? सो एनी पर्सन हु ओन ऑपरेट, एनी पर्सन हु ओन ऑपरेट मैनेज, राइट, मैनेज अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई कॉमर्स, फॉर ई कॉमर्स. सो एनी पर्सन हु ओन, ऑपरेट या फिर मैनेज अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स, राइट? तो उसको क्या कहेंगे हम? ई कॉमर्स एंटिटी कहेंगे. सो जो हमारे ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स हैं, इट टॉक्स अबाउट कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, जो भी ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं दे हैव टू रजिस्टर विद DPIIT, राइट? एंड ई कॉमर्स एंटिटी क्या होगा तो उसकी डेफिनेशन भी ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स ने बताई है. उसके अलावा इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट लेवल प्लेइंग फील्ड, राइट? लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब है? यहाँ पर एक प्रोविज़न है ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी में कि जो भी आपकी फ्लैश सेल्स होंगी उनको लिमिट किया जाएगा. तो यहाँ पे जो नॉर्मल, राइट, जो नॉर्मल ई कॉमर्स फ्लैश सेल्स होती हैं, कन्वेंशनल फ्लैश सेल्स होती हैं, उनको बैन नहीं किया जाएगा. बट कुछ स्पेसिफिक जो कि बैक टू बैक फ्लैश सेल्स आती हैं, राइट, जो कि कस्टमर की चॉइस को लिमिट कर देते हैं, राइट, प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं. सो अगेन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं अलाउ करते. तो उस तरीके की फ्लैश सेल जो है वो बैन की जाएंगी, राइट? उसके अलावा डेटा प्राइवेसी को इंश्योर किया जाएगा. सो अगेन देयर हैज़ टू बी अ कंप्लायंस ऑफिसर. एक कंप्लायंस ऑफिसर हर ई कॉमर्स एंटिटी को अपॉइंट करना पड़ेगा, राइट? सो टू एक्चुअली डील विद द केसेस ऑफ
सो हर ई कॉमर्स एंटिटी को एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ एक नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर 24/7 कोऑर्डिनेशन विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, राइट। तो ये भी एक प्रोविजन है ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स का, राइट। उसके अलावा जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जैसे कि जो भी ई कॉमर्स की रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना मिले, राइट। तो यहाँ पर ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि नन ऑफ द रिलेटेड पार्टीज ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर अलाउड टू यूज एनी कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कंज्यूमर की कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी रिलेटेड पार्टी किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ना इस्तेमाल कर पाए, ताकि उनके पास अनफेयर एडवांटेज ना हो, राइट। तो ये भी इंश्योर करता है। उसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो अ क्लॉज ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन, राइट। तो यहाँ पे जो भी गुड्स हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं तो उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट। उसके साथ साथ एक फ़िल्टर मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको जो भी डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव है इम्पोर्टेड गुड्स के जो कि इंडिया में भी बनाए जाते हैं, सो आपको उनको भी सजेशंस में दिखाना पड़ेगा, सो दैट कंज्यूमर्स कैन एक्चुअली मेक अ बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। उसके अलावा अगर कोई साइबर सिक्योरिटी इशू होता है, सो यू हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन 72 आवर्स, राइट, और ऑन एनी रिक्वेस्ट विच इज़ मेड बाय द अथॉरिटी। सो ये कुछ ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स के की पॉइंट्स है, राइट। बट देन देर आर सेवरल इशूज़ ऑल्सो। अगर आप ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स की बात करो तो इशूज़ क्या है? इशूज़ ये है कि जो रिलेटेड पार्टी का क्लॉज है कि कोई भी रिलेटेड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वहाँ पर कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकती है, राइट। तो ये जो ब्रॉड डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी की, ये हर एंटिटी को इंक्लूड कर लेती है, जैसे लॉजिस्टिक सप्लाई वाले हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, सबको इंक्लूड कर लेती है। सो दैट बिकम्स अ डिफ़िकल्टी। उसके साथ साथ कि ना सिर्फ आपके फॉरेन प्लेयर्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हैं, उन पे भी एप्लीकेबल नहीं, डोमेस्टिक प्लेयर्स पे भी एप्लीकेबल है। सो डोमेस्टिक प्लेयर्स कई सारे हैं, अर्बन लैडर है, 1mg है, सो इन पे भी एप्लीकेबल है। सो अगेन ये भी अपनी फुल कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे, राइट, बिकॉज ऑफ दिस रिलेटेड पार्टी क्लॉज। देन ऑल्सो इसमें एक फॉल बैक लायबिलिटी का क्लॉज है। फॉल बैक लायबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ कंज्यूमर को डिलीवर की गई और वो नहीं कर पाता है अगर सप्लायर, तो अगेन वो लायबिलिटी किसकी होगी? लायबिलिटी होगी यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ पर क्या इशू आता है? यहाँ पे इशू ये आता है कि जो हमारे ई कॉमर्स रूल्स हैं वो इन्वेंट्री बेस्ड FDI इन ई कॉमर्स अलाउड नहीं है, राइट। सो हमारा क्या मॉडल है? मार्केट बेस्ड मॉडल है। और जब इन्वेंट्री बेस्ड FDI अलाउ नहीं है तो कंपनीज लाइक अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है वो इन्वेंट्रीज नहीं बना सकते, राइट। इन्वेंट्रीज के थ्रू अपना सामान जो है नहीं सेल कर सकते ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो फिर ये जो फुल बैक लायबिलिटी है, फॉल बैक लायबिलिटी है यहाँ पे, जो कि ई कॉमर्स फर्म्स को लायबल बना देती है इनके सेलर उनके प्लेटफॉर्म पे गुड्स नहीं डिलीवर कर पाते हैं। सो अगेन दैट विल ब्रिंग लॉस टू देम, राइट। हाउ वाई शुड दे बी मेड लायबल? So these are some of the challenges in our draft national e-commerce policy. अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर there are negotiations which are taking place at WTO regarding e-commerce, right? Because e-commerce में developed countries का काफ़ी ज़्यादा interest है, because many of their big companies like Flipkart, Amazon, these are all from the developed countries, right? Now they want market access. उनको क्या चाहिए? मार्केट एक्सेस चाहिए ऑफ दीज डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज दे हैव ह्यूज पॉपुलेशन, लाइक कंट्रीज लाइक इंडिया, ह्यूज पॉपुलेशन है, डिमांड है, राइट। एंड देन दे हैव सो मच ऑफ डेटा जनरेट करता है, बिकॉज इंडिया हैज़ हाई पॉपुलेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग प्रोड्यूस। अगेन सो फॉर बेटर एक्सेस टू मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर बीइंग नीडेड बाय द मार्केट, अगेन यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो दे वॉन्ट मार्केट एक्सेस, दे वॉन्ट इंफॉर्मेशन एक्सेस, राइट। सो उसके लिए अब नेगोशिएशंस कहाँ होंगी? नेगोशिएशंस ऑब्वियसली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे होंगी, बिकॉज इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विच एक्चुअली कनेक्ट्स बोथ द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। सो यहाँ पर नेगोशिएशंस होगी रिगार्डिंग ई कॉमर्स कि क्या रूल्स रखे जाएंगे, क्या रिलैक्सेशंस दिए जाएंगे, कहाँ पर जो है
नॉर्म्स को रिलैक्स करना है, राइट, किस तरीके से मार्केट एक्सेस देना है, डेटा को पे एक्सेस देना है टू दीज फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज, राइट. तो यहाँ पर इंडिया के कुछ अपने कंसर्न्स हैं. इंडिया डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन दीज नेगोशिएशंस. क्यों? व्हाई डज इंडिया डज नॉट वांट दीज नेगोशिएशंस? So India, we all know that data is the new currency, right? Data is the new currency. It is at the heart of digital revolution. जितनी भी आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, IoT, रोबोटिक्स, राइट, बिग डेटा एनालिटिक्स, they all are what? They all are dependent on data, and they all are becoming more sophisticated, more intelligent, right? So again, they all feed on data. So data is the new oil in this 21st century, right? And countries like India having large population, they generate huge amount of data, right? So ये huge amount of data is extremely valuable. किसके लिए valuable है? For the developed world. क्यों डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए वैल्यूएबल है? बिकॉज दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स, दे आर मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्चुअली सोल्ड थ्रू दीज digital platforms, right? And for that they need market access, for that they need information access. So again, it is very much that data is very much important for those developed countries, these e-commerce companies, right? So again, that is important. उसके अलावा अगेन दोस्त, अब यहाँ पर कंसर्न क्या है? अर्लियर ऑल्सो इट इज़ द केस कि दोज कंट्रीज विच हैड ऑयल एंड दोज कंट्रीज विच प्रोसेस्ड ऑयल, हु मेड मोर प्रॉफिट? द कंट्रीज विच प्रोसेस्ड ऑयल. सो ऑन द सेम लाइन्स, द कंट्रीज विच आर जनरेटिंग डेटा won't make much profit, then the countries who are processing that data, they will make more profit, right? And developed countries, they want to have hold over this data processing, right? They want that data which is being generated in these developing countries, that should be processed, right? That should be processed according to the interest of the companies जो कि developed countries में हैं, like Flipkart, like Amazon, like Walmart, right? So they will use that data to sell their product, to market their product in the developing world economies. So again, it is very important for them. So that is why these e-commerce rules are being negotiated at WTO, so that the developed countries, they can get more concessions for their companies, right? For they can get more market access, they can get more leverage, they can actually जो भी rules हैं उनको अपने favor में करने के लिए they will try to negotiate, right, more and more. सो यहाँ पर इंडिया का क्या कंसर्न है कि वॉट एवर द रूल्स दैट आर बीइंग नेगोशिएटेड, वो ई कॉमर्स से कहीं ज़्यादा आगे जा करके हैं, राइट? दे विल नॉट जस्ट इंक्लूड ई कॉमर्स, बट इट एनकम्पासेस ऑल डिजिटल रूल्स, राइट, विच आर रिक्वायर्ड बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड टू मेक श्योर कि उनके पास फ्री एक्सेस रहता है ऑफ द डेटा ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यूचर एज वेल. सो अगेन यहाँ पर डेटा सॉवरेनिटी का इशू है, राइट? इंडिया को लगता है कि ये जो नए रूल्स हैं दैट कुड बी, यहाँ पे मैंडेटरी एक्सेस देना पड़ेगा फ्यूचर में भी टू दीज फॉरेन कंपनीज. सो अगेन ये यहाँ पर डोमेस्टिक ई कॉमर्स के लिए खतरा है, राइट? देन इंडिया में कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं है अभी तक. सो अगेन we don't have data protection law, and data is the new currency, it's the new oil of 21st century. So again, India needs to be protected. So यहाँ पर डेटा सोवरेनिटी का भी एक इशू है, राइट? सो दैट इज़ वाई इंडिया डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेगोशिएशन. सो इंडिया कंट्रोल ओवर डेटा, देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रॉस, इंडिया की डिमांड्स हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, राइट? द पॉलिसी बैक्स फॉर डेटा लोकलाइजेशन. इंडिया ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि डेटा जो है वो लोकलाइज होना चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इन अदर सर्वर्स, सो वो नॉन क्रिटिकल डेटा होना चाहिए. द क्रिटिकल पर्सनल डेटा दैट मस्ट बी लोकलाइज्ड इन इंडियन सर्वर्स, इंडियन कंपनीज, यहाँ पे इंडिया में लोकलाइज होना चाहिए, राइट? सो फॉर दैट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी मेड इन इंडिया, राइट? उसके अलावा नया इन्वेस्टमेंट वगैरह इंडिया में करना पड़ेगा. दीज फॉरेन कंपनीज को भी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना पड़ेगा फॉर डेटा लोकलाइजेशन इन इंडिया, right? So again, it is an additional cost for them. So again, they oppose this data localization norm, right? But then India wants more control over data. For that, more physical infrastructure has to be built in India for more robust digital economy and data storage in India, right? So that has to be done.
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एजेंडा ऑफ WTO नेगोशिएशंस प्रमोटिंग फ्री फेयर ट्रेड विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स. यहाँ पे क्या एजेंडा है कि हमें डेटा का फ्री फ्लो बनाना है, फ्री फ्लो करना है. अगेन इंडिया का क्या है, इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया टॉक्स अबाउट कि डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, क्रिटिकल पर्सनल डेटा शुड बी लोकेटेड इन इंडिया ओनली. बट WTO में क्या एजेंडा है कि देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ डेटा लोकेटेड ऑन कंप्यूटर सर्वर विदाउट डेटा लोकलाइजेशन. सो अगेन ये कॉन्ट्रेरी हो गया विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. देन परमानेंट मोरेटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटीज, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में करना पड़ता है, तो उसको भी प्रोहिबिट किया जाए. सो अगेन दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी, राइट. सो दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी. सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया. इंडिया कैन हैव स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी लॉ, इंडिया शुड हैव स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज, राइट. जैसे कि चाइना में है, चाइना में साइबर सिक्योरिटी लॉ है दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि डेटा लोकलाइजेशन, राइट. ऑन द सिमिलर लाइन्स अगर आप रवांडा में जाते हो तो उनकी डेटा पॉलिसी किस तरीके की है, दैट टॉक्स अबाउट नेशनल डेटा सोवरेनिटी. सो यहाँ पे कंट्री के पास में एक्सक्लूसिव सोवरेन राइट्स हैं ओवर इट्स नेशनल डेटा, राइट. सो एंड इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन, तो उनका भी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजिम है, राइट, डेटा प्रोटेक्शन रिजिम रेगुलेशन. सो यहाँ पर सिटीजन्स के पास राइट होता है कि दे कैन कंट्रोल, राइट, एक्सेस ऑफ देयर डेटा. सो इसी तरीके से इंडिया कैन हैव इट्स ओन डेटा प्रोटेक्शन लॉ, राइट. सो यहाँ पर इंडिया हैज़ ऑल्सो फॉर्मुलेटेड अ कमिटी, BN Sri Krishna committee, that talks about data protection policy, right, and the government to have sovereign right over its data, right. उसके अलावा जो हमारी ड्राफ्ट नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी है, दैट ऑल्सो वांट इंडिया कि इंडिया विल ओन इट्स डेटा, राइट, एंड डेटा प्रोसेसिंग वगैरह जो है इंडिया में करनी चाहिए, डिजिटल कैपेसिटीज़ को बूस्ट करना चाहिए, राइट. सो अगर हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात करें, सो अगेन डेटा जो है दैट इज़ द न्यू ऑयल, राइट. सो वी हैव टू इंश्योर कि हम डेटा प्रोसेसिंग में, बिग डेटा एनालिटिक्स में वी आर इन्वेस्टिंग मोर, राइट, वी आर डेवलपिंग मोर कैपेबिलिटीज़, राइट. सो दैट जो भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ है, हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ है, दीज आर मोर इन्फॉर्म्ड, राइट, दीज आर मोर डिजिटली इन्फॉर्म्ड, राइट. एंड इंडिया यहाँ पर जो है कंपैरेटिव एडवांटेज पे है. इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, so India is at comparative advantage. अब comparative advantage यहाँ पे कैसा है, comparative advantage ऐसा है कि इंडिया के पास, इंडिया हैज़ अ huge population and huge amount of data is being generated in India, right. So and that data is required by these developed world. So again यहाँ पे इंडिया के पास comparative advantage है because you have the thing which they want, right. So again you can actually participate in the negotiations and you can make rules which are also in your favor, right. Give and take होता है. So India should not fear that we will not take part in the negotiations, but we should be participating in negotiation and negotiate more in our favor, right. कि how can we make things in our favor, तो वहाँ पर India should participate, right. So it will help in promoting cross border trade, right. India अपना point भी रख सकता है, India will also get some benefit and India will also have to cede some of the points, right. So यहाँ पर give and take relation है, so India should actually participate. It will also help small businesses in India, right. They can use e-platforms and their logistical facilities, right, so that they can sell their products in wide geographical areas. It will also be beneficial for MSMEs and startups, right. So many experts in India view that by staying out of negotiations on e-commerce, India is missing an opportunity. So India should not miss the opportunity. India should take part of it because India is at comparative advantage. India should negotiate more, right? So this was it for this lecture. Thank you.